हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8 का जो साइंस का पेपर है उसका सॉल्यूशन। साइंस का मॉडल पेपर नंबर 2 है एक्सीलेंट का। एक्सीलेंट डैशबोर्ड का मॉडल पेपर नंबर 2, उसको मैं शुरू से लेकर अंत तक सोल्व कराऊंगा इंग्लिश मीडियम में। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसको शुरू से लेकर अंत तक मैं सोल्व कराऊंगा। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, पूरा पेपर आपको लर्न हो जाएगा। आपके अच्छे नंबर आएंगे यदि मेरे साथ इस पेपर को पूरा सोल्व करते हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, द लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर हैज। सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना ही पदार्थ ज्वलनशील ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखो, सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर, सबसे कम ज्वलनशील कौन सा है। देखो, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, ये तो बहुत ही भयंकर इग्निशन टेम्परेचर के होते हैं। इसमें कोयला है वो इनकी कंपैरिजन कम है, तो कोयला सही है। कोयले का सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ कोल टार। निम्न में से कौन सा है वो कोल टार का सब्सटीट्यूट है, यानी कोल टार की जगह यूज किया जा सकता है। सरफेसिंग रोड्स, रोड्स को सरफेस करने के लिए, रोड को समतल करने के लिए निम्न में से कोल टार की जगह किसका यूज किया जा सकता है। तो कोल टार की जगह बिटुमिन्स का यूज किया जाता है। बिटुमिन्स कोयले का एक प्रकार है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी जंगलों को काटना, विशाल पैमाने पर जंगलों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, और काटना डिफॉरेस्टेशन होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। देखो, साउंड वाइब्रेशन की जो बहुत ही ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है लाउड नॉइस में। लाउड नॉइस में साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण वो साउंड लाउड होती है। ठीक है, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कोल्ड। वॉइस बॉक्स को कहा जाता है लारिंग्स कहा जाता है। अपने गले में जो एडम सेपल है, जो उल्टे चींपटे जैसे स्ट्रक्चर में है, उसको लारिंग्स कहते हैं। यानी वहीं से वॉइस प्रोड्यूस होना शुरू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो देखो, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन कार्बन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो ये सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी को कौन नहीं कंडक्ट करता। लाइम जूस करता है ना, और शुगर सॉल्यूशन करता है, वाइनेगर सॉल्यूशन करता है। ये कोजेटिक सोडा है, ये प्रोड्यूस नहीं करता, है ना। तो ये डी सही है। फ्रिक्शन इज कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार की कॉन्टेक्ट फोर्स है, दो सरफेसों के बीच में ये फोर्स लगती है। तो फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। और सातों में वैसे ए बता रखा है, तो ए शुगर सॉल्यूशन भी, लेकिन ये जिसका सॉल्यूशन हो वो कंडक्टर कंडक्टर नहीं होता है, नहीं कंडक्टर होता है। तो लेमन जूस, वाइनेगर सॉल्यूशन, ये है ना, ये होते हैं। तो ए सही है, इसका शुगर सॉल्यूशन सही है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का क्या मतलब है। थ्रेसिंग एक प्रकार का मेथड है। थ्रेसिंग, देखो, थ्रेसिंग ए नहीं है ना, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग इज ए मेथड। किसका मेथड है, बाय विच या थ्रू विच, एक मेथड है थ्रू विच, जिस मेथड से ग्रेन्स आर सेपरेटेड, अनाज को सेपरेट किया जाता है। ग्रेन्स आर सेपरेटेड, एक ऐसी विधि जिससे ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम, किसे, फ्रॉम द शाप, CHAFF, यानी भूसे से धान को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसर काम यही करता है। वो डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। जैसे पौधे हैं, पौधे में सबसे जो उपजाऊ तत्व है वो नाइट्रोजन होती है ना। तो लेकिन पौधे सीधे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसलिए क्या करते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट रहते हैं, मौजूद रहते हैं इन द सोइल, सोइल में, मिट्टी में वो प्रेजेंट रहते हैं, एंड चेंज कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो चेंज करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स को भी। पौधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधे के लिए कन्वर्ट करते हैं, तैयार करते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हाउ डू कोल फॉर्म्ड, कोल कैसे फॉर्म्ड होता है? देखो, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस वर्षों पहले, मिलियंस ईयर्स एगो द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीड अंडर द अर्थ, पृथ्वी में ब्रीड हो गए थे, है ना। दे कन्वर्टेड इनटू, वो कन्वर्ट हो गए हैं इनटू कोल एंड पेट्रोलियम, वो कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए हैं, पेट्रोलियम। किसके कारण? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट, उच्च प्रेशर एंड हीट की वजह से वो किस में बदल गए हैं? वे कोयले और पेट्रोलियम में बदले गए हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट से जो कार्य करती है बिटवीन, किन के बीच में? बिटवीन टू सरफेसेज, दो सतहों के बीच में, दो सरफेसेज के बीच जो फोर्स कार्य करती है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? पेडी, मेज, ये खरीफ क्रॉप्स होती है। रब्बी क्रॉप वीट, ग्राम, पी, ये रब्बी क्रॉप्स होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सुपर फॉस्फेट हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैनर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो जैविक खाद होती है, जैसे एनिमल एक्सक्रीटा है, काउ डग है, यूरिन है, प्लांट वेस्ट है, ये क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं। तो अपन को मैच करना था ये। मेंशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना है। तो देखो, ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से 4 ग्रुप्स? देखो, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म पहले आता है बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक डेफिनेट सेल में रहते हैं, प्लांट सेल की तरह ही होते हैं ये बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा है फंजाई, है ना। फंजाई है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और दे के नॉट सीन द साइज देयर ओन फूड, वो अपने खुद के भोजन को सिंथेसाइज नहीं करते, भोजन खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, ये फंजाई होते हैं। तीसरे प्रकार के जो माइक्रो होते हैं वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो फ्री लिविंग है, और अदर्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, नहीं यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरों पर ये निर्भर रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं ये। और चौथे प्रकार का है वो एलगी, चौथे प्रकार कौन सा है? एलगी। एलगी होते हैं वो ग्रीन सब्सटेंसेज होते हैं जो पानी की सतह पर या पौंड में, तालाब में ऊपर तैरते रहते हैं, वो एलगीज होते हैं। तो ये 4 प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब देखो एप्टी वाले, फॉजिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, नहीं, फॉजिल फ्यूल्स होते हैं वो नेचुरली कन्वर्टेड होते हैं, इसलिए लेबोरेटरी में नहीं बनाए जाते हैं, ये एफ है, इसमें गलत है, ये फॉजिल फ्यूल्स होते हैं लेबोरेटरी में नहीं बनते हैं। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल, नहीं, सीएनजी मोर पोल्यूटिंग फ्यूल नहीं है, पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूटिंग फ्यूल नहीं है, है ना। सीएनजी है वो पेट्रोल से कम पोल्यूटिंग है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है, कोक है वो कार्बन का एकदम शुद्ध रूप है। कोल टार इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, कोल टार है वो
विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिक्सचर है, विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस है उसका मिक्सचर है, बिल्कुल सही है। तो ऊपर वाले दोनों एफ एफ है, नीचे वाले दोनों ट्रू है। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्नट। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 किलो फ्यूल है वो पूरी तरह जलाया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी। अब हीट जो प्रोड्यूस हुई वो उसको मेजर की गई 1,80,000 किलो जूल में। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू प्रो जो अपने करते हैं तो उसका सूत्र है हीट, जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भाग देना है फ्यूल का, अमाउंट ऑफ फ्यूल कि कितना फ्यूल है। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है 1,80,000, फ्यूल कितना लग रहा है 4.5 किलो। ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट हटाते ऊपर एक शून्य और लग जाए तो ये 45 हो गए। 45 का भाग ऊपर देंगे 18 लाख में तो कितना आएगा, तो आएगा ये 40,000, है ना। 40,000 किलो जूल पर केजी होता है, इतनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। वॉट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्वेज। तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंपल सा है, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना। किनको प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। प्लांट से, पौधों को प्रोटेक्ट करना, एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है कोई भी उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। हाउ डू डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ रेनफॉल, यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण रेनफॉल में कमी आती है। बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, वनों की कटाई के कारण ही बारिश में कमी होती है। इसका कारण क्या है, सिंपल सा कारण है, देखो पौधे हैं अपना भोजन जो पानी है वो जड़ों से सोखते हैं, और जो एक्सेसिव वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के माध्यम से वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो देखो प्लांट लीव्स, या फिर वो क्या कहते हैं अपने उसको वेपर्स, लीव्स कह दो, लीव्स, लीव इट्स एक्सेसिव वाटर, अपना जो एक्सेसिव वाटर है आवश्यकता से ज़्यादा पानी है उसको छोड़ देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ए ट्रांसपीरेशन, प्रोसेस ऑफ ए ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के माध्यम से पत्तियों के द्वारा जो आवश्यकता से ज़्यादा पानी है वो वातावरण में छोड़ देते हैं पौधे। और दीज वाटर वेपर्स, और वो जो वाटर वेपर्स होती है, पानी जो पत्तियों से निकलता होता है, वेपर्स, वो क्या करते हैं, वो वाटर वेपर्स हेल्प करती है, हेल्प से इन ब्रिंगिंग रेन, इन्हें ब्रिंगिंग रेन, वो वाटर वेपर्स ही बारिश को लाने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इज नोन एज मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, स्पर्म होता है वो मेल गैमेट होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, ओवम फीमेल गैमेट होता है। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दो एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स अप्लाई की जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा। इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स अप्लाई की जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो सिंपल सा है, इट कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज, चेंज कर सकती है। क्या चेंज कर सकती है, सबसे पहले इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है फोर्स अप्लाई करते हैं तो। दूसरा, इट कैन चेंज, फोर्स अप्लाई करने पर चेंज द
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, गति चेंज कर सकती है। ऑब्जेक्ट जिस मोशन में है उसकी मोशन गति चेंज कर सकती है। ओपन है ऑब्जेक्ट, ऑफ लगाना है, ओपन ऑफ एन, एन है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आधा लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखो शेप चेंज कर सकती है, मोशन चेंज कर सकती है, और तीसरा क्या कर सकती है, तीसरा है मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है, और ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है। इट कैन चेंज द, यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकती है ना। और ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है, इट कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट, इट कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट को ला सकती है इनटू रेस्ट, रेस्ट में एकदम आराम की स्थिति में ला सकती है। तो फोर्स है वो ये कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, देखो सिंपल सा है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, गति है, उसको चेंज कर सकती है, स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको भी चेंज कर सकती है, और कैन स्टॉप या ब्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट को है वो रेस्ट में ला सकती है, यानी रोक सकती है मूविंग कर रहे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगला देखो, एक्सप्लेन द फ्लूइड फ्रिक्शन ब्रीफली, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। देखो फ्लूइड फ्रिक्शन ओकर्स बिटवीन फ्लूइड लेयर्स दैट आर मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन ओकर्स, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, कब होता है, ओकर्स बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, जो फ्लूइड लेयर्स होती है, बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स दैट आर मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर, जो लेयर्स मूविंग कर रही होती है, चल रही है, जो लेयर्स होती है, जो परत होती है, मूव कर रही होती है ना, रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के सापेक्ष, रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के सापेक्ष जो लेयर्स चल रही होती है, उन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। आगे देखो, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ और रीजन, इलेक्ट्रिक करंट होता है एक प्रकार का चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ ए फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट से पास हो रहा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की रेट इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी किसी भी पॉइंट से कोई चार्ज निकल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज जिस तरह से फ्लो हो रहा है उस फ्लो की रेट को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक प्रकार का कंडक्टर होता है जो जिससे लाइट एंटर होती है, निकलती है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज ए कंडक्टर, कंडक्टर होता है थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेज, थ्रू विच, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पासेज, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो करंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। अगला देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल था, देखो कोई भी स्मूथ जो मिरर है उस पर कोई किरण आके टकराती है और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्या कहलाती है, स्मूथ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और यदि मिरर है वो ऐसे इरेगुलर हो, इरेगुलर मिरर पर यदि फ्रिक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, तो वो क्या कहलाता है,
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो सिंपल सा इसमें देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दो प्रकार की रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ओकर फ्रॉम द स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेज, इट ओकर्स स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेज, जो स्मूथ हो और शाइनी सरफेसेज हो, शाइनी, स्मूथ और शाइनी सरफेसेज पर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अनपॉलिश्ड और रफ सरफेसेज पर, इट ओकर से अनपॉलिश्ड, जो पॉलिश नहीं किए गए हो, या रफ सरफेसेज हो, रफ सरफेसेज, वहाँ पर क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती है। इसमें जो रेगुलर में होता है, इसमें रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। सिंपल सा है, देखो जैसे मान लो ये सरफेस है, उस पर कोई लाइन है, वो इंसिडेंट हुई, कोई रे है इंसिडेंट हुई, और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यदि सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, तो सही डायरेक्शन में, ऐसे एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, तो ये पैरेलल रहेगी। यदि सरफेस ऐसे है उबड़ खाबड़, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे होगा, है ना। जो जो अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। सरफेस यदि स्मूथ नहीं है तो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड होगा। इसी का देखो, डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेल्यूर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गए? नहीं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब लॉज ऑफ फेल नहीं होता है। तो दूसरे का उत्तर है नो। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है डजेंट फेल, वो फेल नहीं होता, फेल्योर नहीं होता, डज नॉट फेल द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें फेल नहीं होता है, LW लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फेल नहीं होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। ठीक है। स्टेट द मेन कोजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के मेन कोज बताने। देखो कई कोज होते हैं रोड एक्सीडेंट के। पहले होता है डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, डिसओबेइंग, डिसओबे करना ट्रैफिक, ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो नहीं करना। 2 नंबर ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग का मतलब होता है शराब पी के ड्राइविंग करना, है ना। 3 नंबर सीट बेल्ट नहीं पहनना और हेलमेट वगैरह यूज नहीं करना, ये भी रोड एक्सीडेंट के कारण है। तो मेन तो दो ये डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करना। ट्रैफिक रूल्स में जैसे गाड़ी सीट किस साइड चलानी है, कब ओवरटेक करना है, और कब कौन सी ट्रैफिक लाइट्स को, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना, ये ओबे करना, और ड्रंक ड्राइविंग करना, ये मेन इसके कोज है, कारण है रोड एक्सीडेंट के। ठीक है। वोट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द, रिप्रोडक्शन है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखा रहा हूं, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का, नए प्राणी का प्रोडक्शन होना, ऑफ ए सेम काइंड, उसी प्रकार के नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है, कोल्ड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ
न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, ऑफ सेम काइंड उसी प्रकार के नहीं, जैसे हम है वैसे का वैसा नए इंडिविजुअल बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। या पौधे हैं तो पौधों का वैसा दूसरे पौधे बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जानवरों में जैसे जानवर हैं वैसे के वैसे दूसरे जानवर बनते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलग अलग मोड बताने, दो प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है। जहाँ मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूज होने से नया इंडिविजुअल बनता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सिंगल पेरेंट की हेल्प से नया इंडिविजुअल बनता है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर द सिंगल पेरेंट। जैसे अमीबा होती है उसमें बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा होता है उसे बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे एनिमल्स और मनुष्यों में होता है, मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन होने से जो प्रोडक्शन होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी का तीसरा देखो, द साउंड फ्रॉम ए मॉस्कोटियो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यानी प्रति सेकेंड वो 500 टाइम वाइब्रेट करता है, हर सेकेंड वो 500 बार वाइब्रेट करता है। 500 बार वाइब्रेट मतलब 500 ऑसिलेशंस रखता है, अपने पंखों को एवरेज वाइब्रेट करता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का टाइम पीरियड देखो। टाइम ये नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर देखो सी का टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है उसका सूत्र क्या होता है, सीधा सिंपल सा है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, जो टाइम कितना हुआ वो बताना है, बटा कितना बार वाइब्रेशन हुआ यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कहते हो या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, बात एक है कितनी बार वाइब्रेट हुआ। तो टाइम देखो पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वाइब्रेशन कितनी बार हुआ, 500 बार। तो देखो 1/500 हर्टज इसकी फ्रीक्वेंसी है, 1/5 है हर्टज इसकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, यानी एक सेकेंड में 500 बार वाइब्रेट हुआ। ठीक है, सी का उत्तर। अगर इसके अथवा हम देखो, अंडर विच एक्ट कैन वी बी पनिश्ड इफ वी डू नॉट अबाइड बाय द रोड सेफ्टी रूल्स वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल। यानी किस एक्ट के तहत हम पनिश्ड हो सकते हैं, इफ़ वी डू नॉट अबाइड बाई, यदि हम पालन नहीं करते हैं रोड सेफ्टी रूल से, रोड सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करते हैं, वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, वाहन चलाते दौरान, वाहन चलाते दौरान यदि रोड सेफ्टी का पालन नहीं करते हैं तो किस नियम के तहत हमें पनिश किया जाएगा। तो सिंपल सा है, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर ये कानून बना हुआ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और दूसरा बना था मोटर व्हीकल एक्ट 2019। तो देखो ये दो एक्ट बने हुए, उस एक्ट के तहत हमें पनिश किया जा सकता है। पनिश का मतलब इफ़ यू डोंट वियर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, या ट्रैफिक सिग्नल्स को डिसओबे करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें पनिश किया जाता है। किस एक्ट के तहत है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है। तो जैसे सांप जैसा है वैसे आपको इसे स्ट्रक्चर बनाना है ह्यूमन, है ना। ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा इसको वापस यहाँ से पतला करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, इसे गोल घुमा सकते हो, है ना। ये है ह्यूमन स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें ये हेड है इसका ह्यूमन स्पर्म का, ये मिडल पीस, ये मिडल पीस है, मध्यम भाग है, और ये इसकी टेल है। तो ये आपको ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर लिखना है। ऐसे ही आपको भी ओवम का भी स्ट्रक्चर लिखना आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आ सकते हैं, तो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, आगे देखो सी क्वेश्चन, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखो यदि फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र सिंपल सा है,
कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बटा टाइम। अब देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 40 टाइम ऑसिलेट होता है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। तो 4 का भाग 40 में दिया कितना आएगा, 10 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। यदि 40 टाइम्स ऑसिलेट होता है 4 सेकेंड में, तो इसका मतलब 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है। ठीक है। टाइम पीरियड का अभी हमने देखा था, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी टोटल टाइम कितना है, उसमें भाग देंगे फ्रीक्वेंसी का। तो टाइम है 1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो 1/10 हर्ट्ज इसके क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया 1/10। अगला देखो 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो किस कारण रिस्पॉन्सिबल होती है। What is the term used for secretion of the endocrine glands? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशन के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, ये है टर्म का मतलब होता है शब्द है, शब्द यूज किया जाता है सेक्रेशन होता है स्त्राव। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती है उसके स्त्राव के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है और उस शरीर में कौन से चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशन के लिए जो शब्द यूज है वो हार्मोन, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेट करती है वो हार्मोन सेक्रेट करती है, और ब्लड में वो सेक्रेट होता है, और सेक्रेट होने के बाद शरीर में कई चेंजेस आते हैं। तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेट होने से शरीर में क्या चेंजेस होते हैं, देखो ये क्या करती है, इससे प्यूबरिटी और एडोलसेंस भी कंट्रोल होता है इन हार्मोन्स के द्वारा। एंडोक्राइन हार्मोन्स के द्वारा क्या कंट्रोल होता है, क्या चेंजेस होते हैं, इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करती है प्यूबरिटी एंड एडोलसेंस को भी ये कंट्रोल करता है। एडोलसेंस और प्यूबरिटी में कौन से चेंजेस आते हैं, देखो प्यूबरिटी के दौरान जो गर्ल्स होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और जो ब्रेस्ट है वो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और बॉयज़ में क्या होता है, साउंड लाउड हो जाती है, लाउड साउंड होती है, और जो हेयर ग्रोथ होती है फेशियल हेयर वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसमें मेन चेंजेस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो प्यूबरिटी और एडोलसेंस को कंट्रोल करती है। प्यूबरिटी और एडोलसेंस में क्या क्या चेंजेस होता है ये आपको पता ही है। गर्ल्स में होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, और ब्रेस्ट है वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है। और इसे बॉयज़ में क्या होता है कि उनके जो साउंड है वो लाउड हो जाती है, और जो फेशियल ग्रो है वो शुरू हो जाते हैं, और बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर हो जाती है। ये इसके मेन चेंजेस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। यानी उस फोर्स का नाम बताना जो फोर्स कार्य कर रही है प्लास्टिक बकेट पर, कंटेनिंग वाटर जिसमें पानी है, हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, ग्राउंड के लेवल से ऊपर आपके हाथों में ली हुई जो प्लास्टिक की बकेट है, बाल्टी है, उस पर कौन सी फोर्स कार्य कर रही है। यदि ग्राउंड से ऊपर रखी हुई है और प्लास्टिक बकेट आपने होल्ड कर रखी है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर कार्य कर रही है। ठीक है। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। भी आपको ये बताना है कि जो फोर्स कार्य कर रही है बकेट पर वो नहीं लाती है बदलाव, इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव नहीं ला रही है। क्योंकि सिंपल सा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट एक्ट्स टू ब्रिंग डाउन द थिंग्स, चीजों को नीचे लाने का काम करती है ना, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, चीजों को नीचे पृथ्वी पर लाने का काम में करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट डजंट चेंज द मोशन, ये फोर्स है वो चेंज नहीं करती, डजंट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज नहीं कर सकती है। ये सिर्फ चीज़ों को ज़मीन पर लाने का काम करती है ये फोर्स, ठीक है। इस कारण डिफाइन द एडोलसेंस, एडोलसेंस को आप डिफाइन करना है। अब देखो इसके अथवा में है, एडोलसेंस किसे कहते हैं, तो ये बताता हूँ। एडोलसेंस इन इज ए पीरियड ऑफ लाइफ, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का एक पीरियड है, स्टेज ऑफ लाइफ कह सकते हो, इन विच, जिस पीरियड में एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, इंडिविजुअल अंडरगोज, जिसके जिसके तहत इंडिविजुअल होता है, अंडरगोज वेरियस चेंजेज, वेरियस से फिजिकल चेंजेज, वेरियस, देखो VARIOUS, वेरियस से चेंजेज, जिसमें इंडिविजुअल है बहुत से फिजिकल चेंजेज से निकलता है, वेरियस फिजिकल है, फिजिकल चेंजेज लिख दो, ये यहाँ लिख देता हूँ, फिजिकल चेंजेज, वेरियस फिजिकल चेंजेज से गुजरता है। यानी एडोलसेंस जीवन का एक ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक चेंजेस से गुजरता है। इट इज़ द एज बिटवीन 13 to 19, इट इज द एज बिटवीन 13 and 19, 13 और 19 के बीच में ये एज होती है जो बहुत से शारीरिक चेंजेज होते हैं। एक्सप्लेन द मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स होती है फोर्स, मस्कुलर फोर्स होती है जो फोर्स है जो मांसपेशी के द्वारा लगाई जाती है, फोर्स इज अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाइड होती है बाय द मस्कल्स ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की जो मस्कल्स होती है उसकी मस्कल्स से जो फोर्स अप्लाई होती है, मांसपेशी से जो फोर्स अप्लाई होती है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है भी, थंडरस्टॉर्म वास्तव में क्या होता है। थंडरस्टॉर्म होता है कि स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर अलोंग द राइजिंग एयर आर प्रोड्यूसिंग साउंड, लाइटनिंग, हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। देखो थंडरस्टॉर्म कब होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा हूँ आपको, तो देखो द थंडरस्टॉर्म occurs by accumulation of charges, accumulation of a positive and negative charges, नेगेटिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो एक्यूमुलेट होते हैं फिर वो डिस्चार्ज होते हैं, और जब डिस्चार्ज होते हैं एंड देने डिस्चार्जेज, एक्यूमुलेट होने के बाद वो चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, तो इट रिजल्ट से, ये रिजल्ट करता है, इससे रिजल्ट होता है, परिणाम में निकलता है। सिंपल सा देखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं और उसके बाद वो डिस्चार्ज होते हैं, तो इसे रिजल्ट से क्या होता है, लाउड नॉइस, जोर का शोर, लाउड साउंड कह दो, एंड लाइटनिंग, और दूसरी चीज़ क्या होती है, लाइटनिंग होती है, जोर की साउंड और लाइटनिंग होती है, ये दो चीज़ होती है मेन। तो सिंपल सा है कि थंडरस्टॉर्म के जब क्लाउड्स में, बादलों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं और फिर वो डिस्चार्ज होते हैं, तो उसके रिजल्ट में जोर का साउंड होता है और लाइटनिंग होती है, ये थंडरस्टॉर्म है, ठीक है। हाउ विल यू प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। देखो मैं आपको थोड़ा डायग्राम बताता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। ये मिरर है, ठीक है, इस पर कोई रे है वो इंसिडेंस हो रही है, यहाँ से आके गिर रही है, ठीक है, ये इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, इसको अपने आई से कह सकते हैं।
और यहाँ पर ये स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये ऐसे स्ट्राइक होने के बाद इस साइड में ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल ऑफ है, ये सॉरी रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्शन। ये जो लाइन है वो क्या है, नॉर्मल है, ऊपर नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इसको आई से लिखते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि भी ये जो स्ट्राइक होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है वो एक ही एंगल पर निकलती है। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप लर्न कर सकते हो, डायग्राम लर्न कर लेना पूरा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द अर्थक्वेक इन ब्रीफ। अर्थक्वेक कैसे होता है इसका अर्थ देखो। अर्थक्वेक, earthquake occurs, it occurs when the plates और प्लेटोज कह सकते हैं या फिर स्टोन्स कह सकते हैं, प्लेट्स अंडर अर्थ, अंडर द अर्थ क्रस्ट, अंडर द पृथ्वी की जो क्रस्ट है उस क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स होती है स्लाइड्स, स्लाइड करती है, एंड मूव होती है। तो क्या होता है, इट कोजेज, ये कोज करती है द मूवमेंट इन द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट को कोजे करती है। जैसे पृथ्वी के नीचे जो स्लाइड प्लेट्स होती है वो खिसकती है, तो खिसकने से पृथ्वी में मूवमेंट होता है, और वही मूवमेंट क्या कहलाता है, कोल्ड अर्थक्वेक, वही अर्थक्वेक कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है। विटामिन ए इज इन फूड स्टफ इज नेसेसरी, वाई विटामिन ए इज नेसेसरी इन फूड स्टफ, फूड स्टफ में विटामिन ए नेसेसरी क्यों है। अब देखो फूड स्टफ में विटामिन ए नेसेसरी क्यों है, क्योंकि इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है फॉर विजन। देखो विटामिन ए सबसे जरूरी है फॉर विजन, आंखों के लिए। यदि विटामिन ए की कमी है तो आंखें खराब हो जाएगी, रतौंधी होगी आपको, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, विजन के लिए ज़रूरी है। सेकेंड, विटामिन ए इज़ वेरी नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है, गर्भाधारण के लिए, प्रजनन के लिए ज़रूरी है। 2 नंबर मेच्योरिटी, यदि मेच्योरिटी इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए ज़रूरी है ना। तो इनके लिए विटामिन ए का होना ज़रूरी है, विजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए इज नेसेसरी। विटामिन ए के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर द विजन, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी। और इसमें किस में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड, विटामिन ए है वो पाया जाता है किसमें, देखो विटामिन ए पाया जाता है किसमें, कैरेट, गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद पोटैटो, सॉरी स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो होता है उसमें भी पाया जाता है ये। और एग्स, जो अंडे होते हैं उसमें विटामिन ए चाहिए, है ना। तो इनको खाने से विटामिन ए मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।